हसनात मलिक साहब के एनालिसिस हैं कुछ याहिया अफरीदी साहब के बारे में, उसको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको हाईलाइट करना चाहिए सोशल मीडिया पर। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी काजी फाइज़ ईसा की तरह इस निज़ाम के गारंटर हैं। याहिया अफरीदी किसके 60 जजेस अदलिया पर मुसल्लत कर रहे हैं सबको पता है। 57 जज हैं जो हाई कोर्ट्स में भर्ती होने हैं, 2 हो गए हैं 55 और 3-4 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जस्टिस याहिया अफरीदी सेम पेज पर हैं, वो पूरी सहूलतकारी करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी पूरी तरह से कमिटमेंट करके आए हैं कि वो अदालती निज़ाम को पूरी तरह से तबाह करेंगे। पूरी कोशिश की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएं या मुकम्मल खामोश होकर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 65 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को इसलिए रजिस्ट्रार ले आए हैं कि मेरे साथ गोल्फ खेलता था, मेरा अपना बंदा है। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मंसूर अली शाह की एक केस की समाअत शुरू करने पर हर तरफ दौड़ें लगी हुई हैं। फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि क्योंकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस चल रहा है, इसलिए कुछ लोगों को दोबारा जजेस कॉलोनी में बिठा दिया गया है। और कुछ लोग नाम ले रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब को वहाँ पर बिठाया गया है जजेस कॉलोनी में, और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के केस को सुनने वाले जजेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसमें 4 जज तो वो हैं जो काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ हर फैसला देते थे, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदुखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहबा, वो तो जो काजी साहब कहते थे 90% उनके फैसले काजी साहब के मुताबिक होते थे। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि हुकूमती पावर के घोड़े पर बैठे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अदालती फैसलों को ना मानने का ऑर्डर देकर अदलिया के इदारे को कमज़ोर किया। इन दोनों ने ऑर्डर दिया था कि गैर आईनी फैसले जो है वो कोई इदारा ना माने, और फिर वो नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस का फैसला है उसको नहीं माना। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि आईनी बेंच यही कर रहा है कि लुक बिजी डू नथिंग। फिर वो कहते हैं कि जहाँ भी पावर सर्कल्स के मफादात का मामला हो वहाँ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं बैठते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ब्यूरोक्रेसी के चुन कर वो बंदे अपने साथ ले आए हैं जो माजी में उनके साथ काम करते रहे हैं, वो उन्हें अपना बंदा करके लाए हैं। ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सिर्फ प्रोटोकॉल इंजॉय करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने और होने के कुछ तकाजे हैं, अगर वो दबाव नहीं ले सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को क्रेडिट देना चाहिए कि वो डट कर अपने इदारे के ख़िलाफ़ और हुकूमत के साथ खड़े हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी की तरह नहीं है, बीच वाला काम नहीं होता। जिस तरह कहा जाता है कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, जस्टिस याहिया अफरीदी को भी फैसला करना चाहिए। वो उंगली कटवा कर शहीदों में शुमार नहीं हो सकते। वो अपने कंडक्ट से अमीनुद्दीन खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर खुलकर उनके साथ खड़े हों। दोनों साइडों को खुश करने की कोशिश ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के कुछ तकाजे हैं। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी किसी के एजेंडे पर नहीं है तो अदलिया में 60 जजेस कौन लगवा रहा है? उनको जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कराना चाहिए था। पावर सर्कल्स अदलिया में हर तरह से कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। जब पावर सर्कल्स के खिलाफ मज़ामत की बात हो तो जस्टिस याहिया अफरीदी इस मामले से अलग हो जाते हैं कि मैं एक कंजर्वेटिव जज हूँ, लेकिन जब 65 साल से ज़्यादा उम्र का अपना रजिस्ट्रार लाने की बात हो तो वो काम धड़ल्ले से करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को अब शक का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। सीधी बात यह है कि उनसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस की लीडरशिप के कुछ तकाजे होते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की गलतफहमी दूर हो गई है जो समझते थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान से अच्छे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने टी रूम से न्यूज़ चैनल से हटवाकर स्पोर्ट्स चैनल लगवा दिया है ताकि जजेस स्टिकर देकर असर ना लें। जस्टिस याहिया अफरीदी हर मामले पर सरेंडर करते चले जा रहे हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस मंसूर को अंदाज़ा नहीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। जो यानी याहिया अफरीदी साहब जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, वो क्यों चाहेंगे कि ये तरमीम का कदम हो? पाकिस्तान में कोई सरकारी इदारा 65 साल की उम्र से ज़ायद के किसी शख्स को भर्ती नहीं कर सकता, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी 65 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को रजिस्ट्रार ले आए हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ गोल्फ खेलता था, अपना बंदा है। 19वें ग्रेड वाले को डीजी प्लानिंग की 21वीं ग्रेड की पोस्ट भी दे दी। प्लानिंग हो रही है कि वॉशरूम्स को कहाँ शिफ्ट करना है, सीढ़ियों को किधर लेकर जाना है, ये प्लानिंग हो रही है। जो चीफ जस्टिस अपनी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकता, अपने जजेस का साथ नहीं दे सकता, उसे घर चले जाना चाहिए। वो हॉर्स राइडिंग ही करे। अगर मैंने पहले ट्रेडिंग कहीं कह दिया तो गलती से कहा होगा हॉर्स राइडिंग, क्योंकि ये सब के बारे में है कि वो हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी करते हैं और बहुत शौकीन हैं। तो वो हसनात मलिक साहब कहते हैं कि वो अगर और कोई काम नहीं कर सकते तो वो जाएँ हॉर्स राइडिंग करें, चाहे घोड़ा बेंच नंबर 1 में बांध दें। ये बात भी ठीक की उन्होंने। फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त एक ताकतवर घोड़े पर बैठे हैं, लेकिन अवाम में जाकर पूछें कि आपकी हैसियत क्या है।
जस्टिस जाहिया अफरीदी को अपने इदारे के नहीं किसी और के मफाद की फ़िक्र है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठा है, तंजिया कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लगता है सुप्रीम कोर्ट में आखिर में जैक ब्रांच ही बैठ जाएगी। ये जो GHQ का जो लीगल साइड को देखने वाला जो डिपार्टमेंट है, महकमा ब्रांच है, उसको तो हसनात मलिक साहब कहते हैं कि आखिर में हो सकता है वही ब्रांच आके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए जो इस वक्त जाहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं। साथ ही जिक्र करते हैं 3 जजेस ने ख़त लिखा है 20 जनवरी को अमीनुद्दीन खान साहब को और जाहिया अफरीदी साहब को, मंसूर अली शाह साहब, अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहब बने। और उन्होंने कहा कि डेयर सर, केस का उन्होंने नंबर लिखा है कि जो वफाक पाकिस्तान बनाम दीवान मोटर्स और दीगर मुकदमात जो इस बेंच के सामने, जो मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहब और इरफान सादत खान साहब की सरबराही में बेंच के रूबरू 13 जनवरी को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर था। बेंच ने इस मुकदमे को सुना और एक अहम नुकता जो अदालत के रूबरू था वो ये कि क्या रेगुलर बेंचेस को ऐसे मुकदमात की समाअत के हवाले से दायर इख्तियार हासिल है या नहीं। इस हवाले से बेंच की जानिब से जारी किया गया ऑर्डर भी उन्होंने वहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। ख़त में लिखा गया जजेस की जानिब से कि 16 जनवरी को इस बेंच की तश्कील 9 कर दी गई और बेंच में एक मेंबर जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया जिन्होंने बतौर जज सिंध हाई कोर्ट इस केस में फैसला सुनाया था और वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने हुक्म जारी किया कि इस केस को दोबारा 20 जनवरी को दिन 1 बजे साबका बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उस ऑर्डर को भी इन्होंने इस ख़त का हिस्सा बनाया। उसके बाद वो कहते हैं कि आज हमें, ये क्योंकि 20 को उन्होंने लेटर लिखा था, वो कहते हैं आज हमें बताया गया कि मुकदमात के एक मजमूआ है जो इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे, उनको अब नहीं लगाया गया। और हमें यह भी बताया गया कि इस मामले को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम करदा कमेटी ने 17 जनवरी को दिन 12 बजे टेकअप किया। हम में से एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने कमेटी के चेयरमैन को ज़बानी तौर पर आगाह किया कि उन्होंने चूंकि एक अदालती हुक्मनामा जारी किया है और उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर है जिसको उसी तरह समझा जाना चाहिए और उनको ज़ाती हैसियत में कमेटी के इजलास में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो जुडिशल ऑर्डर कर चुका हूँ कि उसी बेंच के सामने लगाएं, तो अब मैं क्या ओपिनियन दूँ, मैं तो जुडिशल ऑर्डर कर चुका हूँ और मैं अपने ही जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बैठ के नहीं जा सकता। हम इस बात से, जजेस कहते हैं कि हम इस बात से हैरान और परेशान हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद आज 20 जनवरी को किसी भी बेंच के सामने उन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। इस बात को इंतहाई तशवीश के साथ नोट किया जाता है कि इन मुकदमात की समाअत के लिए पहले ही कमेटी ने एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था जिसने 13 जनवरी को इन मुकदमात की समाअत की थी। ऊपर बयान करदा वजूहात की बिना पर एक नया बेंच 16 जनवरी को इन मुकदमात की समाअत नहीं कर सकता था और बेंच ने बड़ा आसान फैसला जारी किया कि 20 जनवरी को दोबारा वही बेंच इस अधूरे छोड़े हुए केस की समाअत करे जिसने 13 जनवरी को इसकी समाअत की थी। इस ज़िम्मन में कमेटी को इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि इस मामले को दोबारा टेकअप करती और ऑफिस इस केस को उसी बेंच के रूबरू मुकर्रर करता जिसने इसको अधूरा छोड़ा था। अगर कमेटी ने इस मामले को टेकअप कर भी लिया था तो इस केस में वही बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था जिसने इससे पहले समाअत की थी। जैसे कि जुडिशल ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया गया है कि 20 जनवरी को इस केस को पहले वाले बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, फिर कमेटी जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की जगह किसी और जज को इस बेंच में शामिल करके केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती थी। कमेटी किसी भी केस में अदालत की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और 20 जनवरी को इस केस को किसी बेंच के सामने मुकर्रर करने की पाबंद थी। हमें कमेटी की जानिब से जारी किए जाने वाले किसी भी फैसले का इल्म नहीं है और ना ही हमें बताया गया। हमने ये भी नोट किया है कि पूरे हफ्ते के लिए हमारे बेंच की कॉज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया, जहां पर इस हवाले से कोई भी हुक्म जारी किए बगैर कोर्ट की जानिब से फिक्स किए गए तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट को हटा दिया गया। ऑफिस की जानिब से जुडिशल ऑर्डर पर अमल दरामद में नाकामी न सिर्फ इदारे के वकार की तौहीन है बल्कि इदारे के जो तयशुदा असूल हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। जहाँ ये बात कही गई है कि इंतज़ामी हुक्म बेंच के ऑर्डर की जगह नहीं ले सकता, यानी जो जुडिशल ऑर्डर है, जो ओपन कोर्ट में जज बैठ के ऑर्डर देते हैं, वो उसको आप एक बंद कमरे में बैठ के इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए आप उसको कलअदम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इस बात ने जहां पर बेंच किसी मामले को इस बात ने बेंच की आज़ादी पर संजीदगी से तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि इस मामले ने बेंच को और बेंच की जो आज़ादी है, जो अदलिया की आज़ादी है, उसके हवाले से तशवीश का शिकार हमें कर दिया। अदालत के इस फैसले पर अदम अमल दरामद तौहीन अदालत है, यानी ये तौहीन अदालत है जो की गई है कि हमने जुडिशल ऑर्डर किया कि 20 तारीख को 1 बजे केस लगाया जाए, नहीं लगाया गया, ये तौहीन अदालत है। ऐसी बात अदलिया पर लोगों के एतमाद को भी ख़त्म करती है और गैर जानिबदार और शफाफ अदालत होने के मामले पर इसकी नेक नामी को भी नुकसान पहुँचाती है।
ये अमर इस बात का मुतकाज़ी है कि अदलिया की आज़ादी, शफाफियत और अदालती निज़ाम और जजेस की शाइस्तगी को बरकरार रखने के लिए अदालत की जानिब से 16 जनवरी 2025 को जारी किया जाने वाला अदालती ऑर्डर जो है उस पर अमल किया जाए और इस खत के मतन और जुडिशल ऑर्डर के मुताबिक ऑफिस को यह हुक्म जारी किया जाए कि इस केस को आज ही 1 बजे बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये मामला है और यही अफरीदी साहब ने जो चीज़ें की हैं वो नज़र आ रही हैं कि वो किसी सूरत भी हुकूमत से मुख्तलिफ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना चाहते। वो इस हुकूमत, इस निज़ाम, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के साथ दिलो जान से चलेंगे, चाहे उन्हें अपने इदारे की तबाही और बर्बादी को किसी भी हद तक ले जाना पड़े। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।